हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे नेपोलियन में भी कहा जाता है, फ्रांसीसी सेना के नेता थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरू में यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की। सम्राट के रूप में अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने अपने देशवासियों द्वारा निर्वासित होने से पहले कई यूरोपीय गठबंधनों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। उनके नेतृत्व ने फ्रेंच समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी का आकार दिया। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका में हुआ था। नेपोलियन की हथियार तकनीक और युद्ध की रणनीति का उपयोग करने की कोई अन्य क्षमता का मिलान नहीं हुआ। वह एक महान सैन्य नेता थे और रैंकों के माध्यम से 25 साल की उम्र में फ्रांसीसी सेना में एक सामान्य बनने के लिए गुलाब। 1797 में मिस्र को जीतने के लिए एक सैन्य अभियान में नेपोलियन को बीमारी के कारण काफ़ी नुकसान हुआ। वहाँ जहाँ उनकी सेना को 3 भाषाओं में एक ही शिलालेख के साथ एक पत्थर की पट्टिया रोसेटा स्टोन मिला, जिससे विद्वानों को प्राचीन मिस्री हायरोग्लिफ को समझने में सक्षम बना दिया। 1799 के अक्टूबर में नेपोलियन फ्रेजस फ्रांस में उतरा, जहाँ उन्होंने फ्रांसीसी निर्देशिका फ्रांस के अलोकप्रिय शासकीय निकाय को उखाड़ने में मदद की। उन्हें नए स्थापित फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास में पहली कंसुल का नाम दिया गया था। 1800 में उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व इटली में किया, जहां उन्होंने ऑस्ट्रियाई लोगों को हराया और इटली को फ्रांसीसी नियंत्रण में लाया। नेपोलियन ने फ्रेंच और रोमन कैथोलिक के बीच सद्भाव बहाल किया और शिक्षा के पुनर्गठन के माध्यम से फ्रांस में सुधार की स्थिति। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना और नेपोलियन संहिता को शुरू करने से फ्रांस की कानूनी प्रणाली में सुधार किया। नेपोलियन ने सरकार को केंद्रीकृत करके क्रांति के बाद फ्रांस की स्थिरता को बहाल करने में बैंकिंग प्रणाली जैसे सुधार संस्थानों और विज्ञानों और कला का समर्थन करने के लिए काम किया। नेपोलियन शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक नेपोलियन संहिता थी, जो एक यूरोपीय कानून में नागरिक कानून प्रणाली के साथ स्थापित होने वाला पहला कानूनी कोड था। नेपोलियन संहिता यूरोपीय सीमाओं से परे देशों को प्रभावित करती थी, क्योंकि नेपोलियन युद्धों के दौरान और बाद में बनाए गए कई देशों के कानूनों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा था। नेपोलियन संहिता कानूनों और लोगों के साथ विवाह, नागरिक अधिकार, अभिभावक बच्चे के रिश्तों, संपत्ति और स्वामित्व सहित विवाह के माध्यम से विरासत इन अधिकारों के साथ निपटा। नेपोलियन ने यह भी आग्रह किया कि यूरोप के क्षेत्रों में यहूदी भूमि और संपत्ति के मालिक होने और आज़ादी से पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यद्यपि यह रूढ़िवादी चर्च से निंदा करता था, उनका मानना था कि धार्मिक स्वतंत्रता एक यहूदी आबादी को फ्रांसीसी नियंत्रित क्षेत्रों में आकर्षित करेगी, इस प्रकार यहूदियों के साथ फ्रेंच समाज को एकजुट करेगा। हालांकि 1805 में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी नौसेना की ताकत को नष्ट कर दिया। नेपोलियन ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया और रूस को हराकर सक्षम था और 1806 में उसकी सेना ने पर्शियाई सेना को कर दिया। जून 1807 में रूसी नेता अलेक्जेंडर ने टिसिल में शांति बनाकर नेपोलियन को पश्चिम और मध्य यूरोप के पुनर्गठन के लिए स्वतंत्र बनाया, क्योंकि वह खुश था। इंग्लैंड को चोट पहुंचाने के प्रयास में उन्होंने कॉन्टिनेंटल सिस्टम की शुरुआत की, जिसने यूरोपीय व्यापार से यूरोपीय महाद्वीपीय बंदरगाहों को अवरुद्ध किया और अधिकतर यूरोपीय शक्तियों को निराश किया। मित्र देशों ने अक्टूबर 1813 में लेप्जिग की लड़ाई में नेपोलियन की सेना को हराया और नेपोलियन को एक छोटे द्वीप में एल्बा को निर्वासित किया गया। वह फ्रांस में वापस जाने और सत्ता को फिर से स्थापित करने से पहले केवल 300 दिन पहले ही रहे। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के शासन का विरोध करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने एक साथ शामिल हो गए। 18 जून 1815 को नेपोलियन को ब्रिटिश और पर्शियाई सेनाओं ने हराया था। नेपोलियन को 3 दिन बाद ही पद छोड़ना पड़ा। नेपोलियन ने बाद में 3 जुलाई को ब्रिटिशों को आत्मसमर्पण किया और सेंट हेलेना के द्वीप
पर निर्वासन में भेजा गया, जहां उनका कैंसर 5 मई 1821 को हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण उपलब्धियां: 1799 में रोसेटा स्टोन की खोज की, मिस्र के हायरोग्लिफ को समझने की कुंजी, केंद्रीय फ्रांसीसी सरकार, नेपोलियन संहिता की स्थापना। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।